के बारे में बता जाए। ये जो पीपल का पेड़ आपको दिख रहा है, ये 100 साल से पुराना पीपल का पेड़ है। काफ़ी बड़ा और बहुत घना पेड़ था। 28 जून 98 में यहाँ पे मूसलाधार बरसात और तूफान के कारण ये पेड़ पूरा जड़ समेत गिर चुका है। तो इसकी टहनी वगैरह काट के सेम ट्री को सेम प्लेस पर दोबारा गाड़ा गया है। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 3.25 लाख का खर्चा उठाया, क्योंकि रात को शो में एक रियल विटनेस है, मुख्य साक्षी ये पीपल का पेड़। एक लाइट इफेक्ट्स आएगा, एक स्पीकर ऑन होगा, आशीष विद्यार्थी जी का वॉइस। तो अभी तक मैंने आप लोगों को जेल के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, मैं सिर्फ आपको स्टार्टिंग पार्ट बता रहा हूँ। तो जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोग को सुनाई दे रहा है? तो मेरा नाम फारूक है, मैं ही आपके साथ में गाइड रहूँगा। एज ए गाइड मैं यहाँ पे 97 से काम कर रहा हूँ, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने मॉडल पे देखा था, बीच में एक टावर, इसके साथ में 7 स्पोक को कनेक्ट किया गया था। सारे विंग्स के कनेक्शन सेंट्रल टावर के साथ में, मतलब किसी भी गाछ को एक विंग से दूसरे विंग जाना है तो इसके बैक से या फ्रंट से कोई डोर सिस्टम नहीं। इनको पहले जाना पड़ेगा सेंटर पार्ट में, उसके पास थोड़ी वो दूसरा विंग एंटर कर सकता है। और 7 विंग में इसका टोटल जो है सेल कैपेसिटी, सेल मतलब कोठरी कमरा, टोटल जो है सेल वो 693 सेल था। सेल का अंदर का डायमेंशन 13/2 एंड 7/2। एक सेल में एक जन को रखे थे। सेल के अंदर आपको लेके के दिखाया जाएगा, उसमें इंडिविजुअल या सेपरेट कोई टॉयलेट का फैसिलिटीज नहीं था। तो जो भी फ्रीडम फाइटर होते थे इनको टॉयलेट के लिए डे टाइम में बाहर लेके जाते थे, लेकिन रात को सेल के अंदर लॉक कर देंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक कोई सेल को दोबारा नहीं खोला जाए। उस समय सेल के अंदर में छोटा सा एक मड बॉल देते थे, मिट्टी का घड़ा, इसी में इनको टॉयलेट वगैरह करना पड़ता था और डे टाइम में क्लियर करके सेल के अंदर रखना पड़ता था, यानी कि रात भर इनको टॉयलेट के साथ सोना पड़ता था। इस जेल का जो आर्किटेक्ट है इनका नाम था मैकक्वेरियन, फर्स्ट जेलर डेविड बेरी। और एस्टीमेट को जेल को बनाने का टोटल खर्चा 7.5 लाख रुपीज़ लगा था, क्योंकि इनको लेबर कॉस्ट पड़ा नहीं। लेबर जो थे फ्रीडम फाइटर, जेल को बनाने के लिए 600 फ्रीडम फाइटर्स को काम करवाया गया, बाद में उन्हीं को इस जेल में रखा भी गया। और ये लोग एस्टीमेट लगाए थे कि पूरा जेल को 10 साल में बनाकर कंप्लीट करेंगे, लेकिन जेल को बनने में एक्चुअल 13 साल लगा। 1893 में इसका काम शुरू हुआ, 1906 में पूरा जेल बनकर कंप्लीट हो गया। ये जेल का नाम सोलो जेल इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सेल है, सो मेनी सेल्स के कारण। विंग में मैंने आपको बताया 7 विंग, मॉडल में आप लोगों ने देखा भी 7, लेकिन यहाँ पे देख पाओगे सिर्फ 3 विंग को, 1 नंबर, 7 नंबर और बैक साइड में एक 6 नंबर। बाकी के 4 विंग डैमेज हो चुके। डैमेज होने का रीज़न 41 में यहाँ पे मेजर अर्थक्वेक और 42 से लेकर 45 यहाँ पे जापानी पीरियड, उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो कहा जाता है कि काफ़ी सारे बम इसके बैक साइड में गिरे, जिसके कारण विंग्स डैमेज हो गए। कुछ विंग डेंजर पार्ट में था, कभी भी टूट के गिर सकता। तो यहाँ के गवर्नमेंट ने इसके बैक साइड के सारे विंग्स को क्लियर करके यहाँ के लोगों के लिए एक हॉस्पिटल बना दिया, जिसका नाम जीबी पंत यानी कि गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम से रखा गया हॉस्पिटल है। ऊपर जाएंगे पीछे आपको हॉस्पिटल दिखेगा। और विंग को कैसे बनाएंगे देखिए, 1 नंबर का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। ये इसका बैक पोर्शन है, तो ये इसका फ्रंट पोर्शन, यानी कि यहाँ पे जो भी लोग रहते थे देख नहीं सकते थे आगे वाला विंग में कौन रहा, बल्कि हर विंग को फ्रंट एंड बैक बनाएगा। हर 2 विंग्स के बीच में जो लाल रंग का शेड आपको दिख रहा है, ये है वर्क शेड, जहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स को टॉर्चर किया जाता है। किस तरह का टॉर्चर, कुछ मॉडल रखा गया जिसके बारे में ब्रीफ आपको वहीं पे किया जाएगा। और अंडमान का नाम आप लोगों ने सुन किया काला पानी, कुछ लोग जेल का नाम भी सुने हैं। तो यहाँ पानी का कलर काला ऐसा कुछ भी नहीं, इसका एक्चुअल नेम काला पानी नहीं था, इसका एक्चुअल नेम था काल पानी। काल जो है संस्कृत में एक शब्द है जिसका अर्थ है मृत्यु यानी कि डेथ। यहाँ पे जिनको भी लाते थे वो सोचते थे कि ये हमारा आखिरी सफ़र है, यहाँ से जीवित लौट के नहीं जा सकेंगे, डेथ से रिलेशन देखने को चारों तरफ पानी, क्योंकि आइलैंड है। तो इसका एक्चुअल नेम था काल पानी, समय चलते हो गया काला पानी। और इस जेल में सबसे ज़्यादा फ्रीडम फाइटर जो थे बंगाल के थे, उसके बाद पंजाब, महाराष्ट्र, आसाम, इनका नाम लिखा गया है। नेम लिस्ट आप लोग सेंटर पार्ट में देख सकते हैं। तो अभी हमारा पहला स्पॉट, सबसे पहले मैं आपको लेके चलूँगा फांसी घर, उसके बाद वर्कशेड, फिर अंदर आपको सेल दिखाया जाएगा। फोटोग्राफी के लिए ध्यान में रखिएगा, आप लोग जिस रास्ते से अंदर जाएंगे यहीं से लौट कर वापस आना। मेरा एक्सप्लेन एक्जैक्टली 30 मिनट्स का रहेगा, जो सेंटर पार्ट में ग्राउंड फ्लोर पे ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग ऊपर तक जा सकते हो। विंग नंबर 7 में सबसे आखिरी वाला कमरा सावरकर जी का है। सभी सेल खुला हुआ है, एक सेल के अंदर मत जाइए। जो सेल के अंदर आप लोग देखना चाहे देख सकते हो, सेल को लॉक करके भी देख सकते हो। वापस लौटेंगे सेंटर पार्ट में आपको जाना है, ऊपर जाएंगे व्यू पॉइंट है, फोटोग्राफी के लिए एक लोकेशन है, टॉप में जाके फोटोग्राफी कर सकते हो। शाम को 5 बजे तक जेल खुला रहेगा। बाहर जाने के लिए वहाँ पे एक छोटा सा डोर है जहाँ पे पीने का पानी और वॉशरूम है, एग्जिट आपका वहीं से रहेगा। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को जो भी एक्सप्लेन किया सभी लोगों को समझ में आए। तो पहला स्पॉट चलेंगे फांसी का, थोड़ा सा ऊपर छाव है, थोड़ा ऊपर छाव है जी से। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, हर 2 विंग्स के बीच में जो लंबा से आपको दिख रहा है वर्कशॉप है, और बैक साइड में 2 छोटा बिल्डिंग आपको दिख रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड। पहला जो है स्टोर है, दूसरा जो है किचन। यानी कि विंग नंबर 7 में जो भी लोग रहेंगे
उनको यहीं पे काम करवाया जाएगा, यहीं पे खाना बांटा जाएगा। और पहला स्पॉट जो है फांसी घर के बारे में एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो फांसी घर आप लोग देखोगे, इस फांसी घर में कभी भी कोई भी फ्रीडम फाइटर्स को फांसी नहीं दिया गया। ये फांसी घर बनाया गया इसीलिए ताकि यहाँ पे जो भी फ्रीडम फाइटर रहते हैं, इनके मन पे हमेशा ये डर बना रहे कि हमारे अगेंस्ट अगर किसी ने भी कोई स्टेप उठाया तो उनको यहाँ पे फांसी दे सकते। तो उस समय फांसी घर में कोई शेड नहीं था, ऊपर का छत, साइड का वॉल, व्हाइट रंग का वॉल, सब रिसेंटली बनाया गया। ये ओपन गैलोस था, यानी कि खुला फांसी घर। अगर किसी को फांसी दिया जाए तो फ्रीडम फाइटर ऊपर सेल से खड़ा होकर देख सकता है। एक समय में एक साथ 3 लोगों को फांसी देने के हिसाब से बनाएगी। डोर के सामने जाकर आप लोग खड़े होंगे तो इसमें रस्सा जो लगाया गया, रोप, ये नया लगाया गया है। ओरिजिनल में इसको ऊपर का बीम है, नीचे का प्लेटफॉर्म एंड लेफ्ट हैंड साइड एक लीवर है जो ओरिजिनल पोजीशन में है। जैसे ये लोग लीवर को पुल करेंगे, तीनों प्लेटफॉर्म एक ही साथ नीचे की तरफ खुलेगा, इनका बॉडी है। तो रस्सा नया है, बीम, प्लेटफॉर्म एंड लीवर आपको ध्यान से देखना है। देखने के बाद बैक साइड के डोर से बाहर निकलकर आप लोग इस वर्कशॉप के अंदर चलेंगे जहाँ पे आपको टॉर्चर के बारे में बताया जाए। तो फांसी घर ऐसे बैक पार्ट से देखेंगे, फैमिली वाइज आएगा, बीच में ड्रेन बना हुआ है, नीचे ध्यान से देखता है। अंदर से बंद चलिए, शर्ट छोटा सा। फैमिली वाइज आकर देखिए। ऊपर का बीम देखिए, नीचे का प्लेटफॉर्म एंड लेफ्ट हैंड साइड पर रस्सा नया लगा है। ये ओपन था उस टाइम। हाँ ओपन था, ये पीछे वाला वॉल भी नहीं। ये नहीं देखने के बाद टर्न के इधर आएंगे। जो लोग आगे हैं देख लिए, टर्न के इधर निकले आराम से, आराम से जाइए। थोड़ा सी इधर आ जाएगा ना, देखने के बाद तीनों एक साथ हटते थे। निक्की अच्छा थोड़ा सा इधर चलना, ये तख्ते एक साथ हटते थे फिर उससे इधर आइए। ऊपर का बीम देखिए सर, नीचे का प्लेटफॉर्म एंड लेफ्ट हैंड साइड लीवर ओरिजिनल है। इधर आइए, देखने के बाद टर्न होगी। এই যে বললে ওখানে কাউকে ফাঁসি দেয়নি, লাইট অ্যান্ড সাউন্ডে কালকে দেখালো একজনকে ফাঁসি দিয়েছিল, অনেকজনকে দিয়া দেখালো, তাহলে কোনটা ঠিক? अभी आता है क्या? तो देखिए अभी आप लोग जिस जगह पे खड़े हैं, ये जो है वर्कशॉप है, कार्यस्थल। यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स को लाकर टॉर्चर किया जाता था। उस समय शेड नहीं था, ओपन था, सिर्फ ब्रिक्स का एक छोटा सा वॉल, यानी इसी तरह धूप में गर्मी में लाके इनको काम कराएंगे। जैसे ही आप लोगों ने एंटर किया तो पहला ऑयल मिल ओरिजिनल है, ये मॉडल आप लोग को समझाने के लिए रखा गया। तो यहाँ पे देखेंगे पहला पनिशमेंट जो आपको दिख रहा है, एक इंसान को नारियल का छिलका को छीलना पड़ता था, ऐसे लकड़ी के इंस्ट्रूमेंट से सुबह से लेकर शाम तक ऐसे कूटना पड़ता था। कूट कर इसके रेसे को निकाल कर ये लोग रस्सा बनाते थे। नारियल का छिलका से आज भी रस्सा बनता है। तो इतना रफ लकड़ी का इंस्ट्रूमेंट होता था जिससे कूटते वक्त इनके हाथ में पूरे छाला यानी कि पूरा हाथ कस के निकल जाता था। और रस्सा का करार इस मशीन से इसे घुमाया जाए तो अल्टरनेट एक का ऑपोजिट दूसरे को मिलेगा। ये मशीन भी ओरिजिनल। उसके बाद जो नारियल होता था उसको तोड़कर ये लोग धूप में सुखाते थे। ड्राई कोकोनट, सूखा नारियल जिसे कहा जाता है, कोपरा इसके अंदर में डालते थे। यहाँ पे एक छोटा सा पॉट जहाँ पे ऑयल कलेक्ट होता था, इसके बार में लोहे के काफी सारे वेट्स लगाते थे।
वेट लगाने का रीजन ये था कि इसके अंदर जो कोकोनट डालता था वो क्रश होकर उसका तेल अच्छी तरह से निकल सके, और इनको घुमाने के लिए बहुत तकलीफ होता है। घुमाने के टाइम जहाँ पे भी इनका कदम रुकता था या थोड़ा आराम करने के लिए सोचता था, इसके पीछे एक वाटर लगा रहता था हंटर मारने के लिए। जैसे गांव क्षेत्र में कोल्हू का बैल कहा जाता है, उसी तरह इंसानों से काम कराते थे। एक दिन में एक इंसान को 30 पाउंड कोकोनट, 10 पाउंड मस्टर्ड ऑयल पर डे 40 पाउंड तेल निकालना पड़ता था। 40 पाउंड मतलब तकरीबन 18 किलो के आसपास। पॉसिबल नहीं, काम को पूरा नहीं कर सका या काम करने से इनकार करेगा, उनको अगला काम थोड़ा आगे। और यहाँ पे देखेंगे इसे फ्लॉगिंग फ्रेम कहा जाता है। फ्रेम ओरिजिनल, ये उन फ्रीडम फाइटर के साथ में जिनको भी काम दिया गया, नारियल का छिलका से रस्सा बनाने का काम या तेल निकालने का काम, जो भी काम को अगर कंप्लीट नहीं कर सका तो बांध के मारते थे। मारते वक्त सिस्टम ऐसा होता था कि फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीडम फाइटर्स को टोटली नेकेड किया जाता था। उसके बाद इनके हैंड्स, वेस्ट एंड लेग्स तीनों चीज को लॉक करते थे, और मारते वक्त कहा जाता है कि शरीर पे किसी जगह नहीं, टारगेट एक ही जगह का होता था कि मैक्सिमम बेत इनका बटक्स में लगना चाहिए, जहाँ पे व्हाइट मार्किंग किया है। यहाँ बेत मारने का रीजन है कि यहाँ पे बेत मारा जाए, इंसान का डेथ नहीं होगा पर इनको तकलीफ बहुत ज्यादा हो। जैसे काम करने के दौरान थक कर कहीं बैठना चाहे बैठ नहीं सकता था, बैक पोर्शन में घाव, रात को सो नहीं पाता था, इवन तो टॉयलेट भी नहीं जा सकता। जैसे टॉयलेट जाएगा क्या होगा, स्किन स्ट्रेच होगा, दोबारा मार्क हो जाएगा। यहाँ का फ्लक्स बहुत सॉफ्ट होता है, यहाँ का घाव जल्दी सूखता नहीं। इसका ओरिजिनल प्लेस बैक साइड में देखेंगे व्हाइट कलर का साथ खुले आम में रख के मारो। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, स्ट्रेट लाइन बनाइएगा, आप लोग थोड़ा सा आगे आइए, आगे स्ट्रेट लाइन बनाइए। यहाँ पे देखेंगे 4 तरह का पनिशमेंट रखा गया। पहला जो ड्रेस आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं पनिशमेंट ड्रेस। हिंदी में कहा जाता है टाट का वर्दी, पूरा बस्ते यानी बोरे का होता है। यहाँ पे एक फ्रीडम फाइटर को दूसरे के साथ बातचीत करना अलाउड नहीं था। अगर कोई भी एक दूसरे से बातचीत करते हुआ पाया जाए, उनको 14 डेज तक यानी कि 14 दिन तक ये ड्रेस को पहना के काम कराएंगे। गर्मी बहुत ज्यादा, घमौरी, बदन में स्क्रैचेस, दिन भर काम करने के बावजूद रात भर इनका शरीर खुजलाता रहता है। उसके बाद 3 तरह का बीड़ी रखा गया, गले पे नंबर्स लिखते थे, हाफ लिप शर्ट, हाफ निकर पहनने के लिए। चेन फिटर में सेंटर में चेन लगा हुआ है। चेन जो है फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि काम करने के टाइम ये अपने नीज को बेंड करके घुटना को मोड़कर बैठ सकता था। पीरियड था 1 साल, 1 ईयर। उससे टफ इसको बोलते हैं बार फिटर। सेंटर में आयरन रॉड, हाथ से होल्ड नहीं करना पड़ता था, कमर से एक चेन लॉक करके रखता था, यानी कि काम करने के टाइम ये अपने नीज को बेंड करके नहीं बैठ सकता, खड़ा रहना पड़ेगा क्योंकि रॉड बेंड नहीं होगा। इसका पीरियड था 6 मंथ, 6 महीना। सबसे डिफिकल्ट था क्रॉस बार फिटर। ना ही टांग को ये ज्वाइन कर सकता है, ना ही मोड़ सकता है। टांग को फैला कर रखना पड़ेगा, फैला कर चलना पड़ेगा। इसका पीरियड था 15 दिन। ये इनके स्वभाव के ऊपर निर्भर था। जो नॉर्मल होगा उनको चेन फिटर, डेंजर होगा बार फिटर, सबसे ज्यादा डेंजर को क्रॉस बार फिटर। पीरियड था 1 ईयर, 6 मंथ, 15 डे। यहाँ से भी आप लोग सेल देखने के लिए चलेंगे। एक 10 मिनट्स का ब्रीफिंग बचा है, उसके बाद आप लोग फोटोग्राफी करके वापस जाओगे। চলো দেখছি কোনো এমনি ফটো তুলছো না তোমারটা চলো আমারটা কোথায় চলছে এটা অরিজিনাল তাই ভিডিওটা স্টপ করে করে করো খালি ছোট ছোট ভিডিও हर सेल का हर गर्दन ऐसे रुकेगा। थोड़ा आगे में आपको ये पार्ट को देखना है। तो देखिए सुन लीजिएगा, यहाँ पे आप लोग टॉप में जाएंगे, वॉच कवर जब लौट कर नीचे आओगे तो देखिए वर्कशॉप के बैक साइड में आपको एक छोटा सा डोर दिख रहा है जो ओल्डन डेज गैलरी है। 100 इयर्स बैक ऑफ दिस आइलैंड के कुछ ओरिजिनल फोटोग्राफ्स है, रेयर कलेक्शन से जो ब्रिटिश गैलरी से कलेक्ट करके लगाए। सबसे ज़्यादा फोटो उसमें अंडमान का पहला जेल रॉस आइलैंड का है।
वाइपर एलन क्या फ्रीडम फाइटर्स को काम करता हुआ दिखाएगा। लॉर्ड शेबक सेक्शन को देख सकते हो। और यहाँ पे कोई भी सेल किसी का परमानेंट नहीं था, हर सेल का हर 10 दिन में रोटेशन करते थे, शफलिंग करते थे। यहाँ जो भी लोग रहते थे उसको 10 दिन बाद आगे वाला विंग में भेजते थे। और विंग नंबर 7 में सबसे आखिरी वाला पोर्ट्रेट सावरकर जी का है। ये कैसे पता चला बोलने से सावरकर जी ने खुद अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा था कि मुझे 10 साल के पीरियड में लास्ट के कुछ साल वो आखिरी वाले कमरे पे रखा गया और जहाँ से मैं फांसी घर को देख सकता था। तो विंग नंबर 7 का आखिरी वाला सेल था जहाँ से आप लोग फांसी घर को देख सकते। तो ये नीचे का था ऊपर का? ऊपर का मैं बताऊंगा। सबसे ये जो ग्राउंड फ्लोर है, ये जो है फर्स्ट फ्लोर है, सेकेंड फ्लोर सबसे आखिरी का। यहाँ पे सेल के बारे में बताया जाए तो हर एक विंग का रोज शुरू होगा, उसका पहला सेल आपको बड़ा नजर आएगा। पहला सेल गार्ड लोग को आराम करने के लिए बनाया गया। एक गार्ड यहाँ पे आराम करता था, एक गार्ड यहाँ पे खड़ा होकर ड्यूटी करता था। इनका शिफ्टिंग ड्यूटी जो है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मोस्ट सिक्योर के पहला सेल गार्ड लोग को आराम करने के लिए। ये पूरा रो को देखने के लिए एक ही गार्ड खड़ा होता है। एक विंग में सिर्फ 3 गार्ड लगते थे, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर। तो मैंने आपको बताया टोटल 7 विंग, 3 into 7 कर दीजिए 21 गार्ड फ्लोर में। वॉच टावर में 2 गार्ड, यानी कि 700 लोगों को देखने के लिए 23 गार्ड का जरूरत, 23 गार्ड सफिशिएंट। और यहाँ पे देखेंगे ऐसे रुकना है, आप लोग वहीं पे रुकिएगा। यहाँ पे ध्यान देखिए, सेल के लॉकिंग के बारे में बता रहा हूँ। काफी स्ट्रॉन्ग लॉकिंग सिस्टम था, बहुत दूर से लॉक करते हैं। लॉक करने के बाद कहा जाता है कि जो फ्रीडम फाइटर सेल के अंदर होगा, अगर इनको चाबी मिल जाएगा तो भी ताला खोल के नहीं जा सकते। यहाँ से लेके यहाँ तक हाथ नहीं पहुंचेगा। साइड में एक छोटा सा बॉक्स बनाया गया जहाँ पे नाइट टाइम पे इनको जरूरत का कोई सामान या खाना देने के लिए यूज करते हैं। नीचे के सेल में बेड रखा गया, बर्तन रखा गया। सचिंद्रनाथ सैनाल जी का फोटोग्राफ है, जिनको 2 बार काला पानी का सजा हुआ। ये नीचे इसलिए रखा गया है क्योंकि कुछ बुजुर्ग लोग ऊपर तक नहीं जा सकते। टॉप तक जाने के लिए आपको 74 स्टेप्स आएंगे। वो लोग नीचे से गार्ड सेल और सेल को देख के वापस जा सके बोल के ऐसे बनाएंगे। यहाँ पे एक जेल का मॉडल है जहाँ पे आपको सावरकर जी के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद आप लोग ऊपर जा सकते हो फोटोग्राफी करके, यहाँ से वापस लाओ। ये लास्ट ब्रीफिंग रहेगा। যা ওখানে আরো ভরবে কেন। চলো এসো अंदर जाइए जल्दी। देखिएगा ये मैं लास्ट ब्रीफिंग का ध्यान देंगे। यहाँ पे जो भी डाउट वगैरह तो आप क्लियर करेंगे। ये सिल्वर जेल का रेप्लिका मॉडल है। इसी प्रकार से जेल को बनाया गया। टोटल आपको दिख रहे हैं 7 विंग्स जो क्लॉकवाइज काउंटिंग। ये 1 2 3 4 5 6 7, अभी सिर्फ 1 7 और 6 बचा हुआ। यहीं से 4 विंग डैमेज हो गए। ऊपर जाएंगे तो पीछे आपको हॉस्पिटल नजर आएगा। और मॉडल में दिख रहा है किसी विंग्स को बड़ा बनाया गया है, किसी विंग्स को छोटा बनाया गया। इसका रीजन ये कि ऊपर जाके देखेंगे बैक साइड में सी है, जिसके वजह से विंग्स को छोटा किया गया। यानी कि जिस आकार में जमीन मिला उसी आकार से जेल का निर्माण किया गया। अभी आप लोग सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर में खड़े। यहाँ से आप लोग जब ऊपर जाओगे सेकेंड फ्लोर, लास्ट कमरा सावरकर जी का टॉप में। हर विंग का रोज शुरू होगा, पहला सेल डिफरेंट है, बड़ा है। और सावरकर जी का सेल में डिफरेंस, इसके कॉरिडोर को अलग से ग्रिल डाल के बंद किया गया, डबल गेटेड है, क्योंकि डे टाइम में इनको बाहर कॉरिडोर बनते थे। सबसे लॉन्ग पीरियड इन्हीं को पनिशमेंट मिला था, टोटल 50 साल का। सावरकर जी को 50 साल का सजा देने का रीजन, सावरकर जी जो है लंदन में अपना बैरिस्ट्री का कोर्स कर रहे थे। तो वकालत का पढ़ाई करने के टाइम सावरकर जी ने क्या किया, एक रशियन लैंग्वेज बुक था बम बनाने का, उसको मराठी में ट्रांसलेट करके इंडिया भेजा। उससे इंडिया में बम बनाया, काफी जगह पे विस्फोट किया। अंग्रेजों का बहुत सारा चीज नुकसान हुआ, जिसके लिए सावरकर जी को 25 साल का सजा। और एक 25 साल का सजा देने का रीजन, बुक के अंदर में पेपर को काट के उसके अंदर एक पिस्टल रख के सप्लाई किया, जिससे किसी ऑफिसर को शूट किया गया। तो 25-25 मिलाकर 50 साल। अरेस्ट करे थे लंदन में, एक जहाज में बैठा के लेके रहे थे। जहाज का नाम था एसएस मोरी। उस जहाज में लेके आते वक्त जहाज जब फ्रांस में मार्शलिस फोर्ट के वहां पे कुछ देर के लिए रुका हुआ था, तो सावरकर जी उस जहाज से कूद के स्विमिंग करके भाग गए। तो बहुत लोगों ने हिस्ट्री ऐसा सुना है कि ये जेल से कोई कूद के स्विमिंग करके भागा, ये जेल से कोई नहीं भागा। वापस अरेस्ट किया गया, यहाँ पे लाया गया। इस जेल में सावरकर जी का पीरियड 1911 से 1921 का था। 21 के बाद इनको वापस महाराष्ट्र भेज दिया गया था, रत्नागिरी जेल। और काफी दिन तक सावरकर जी को इनके घर पे नजर बंद करके रखा गया, होम अरेस्ट। सावरकर जी का डेथ इंडिपेंडेंस के बाद 1966 में, आजादी के बाद। अभी सावरकर जी का सेल में उनका लिखा गया कविता कमला काव्य। सोने के लिए किस तरह का बेड, खाने पीने के लिए किस तरह का बर्तन, ये सब का एक मॉडल रखा है।
यहाँ से मैं आप लोगों को ऊपर लेके जाऊंगा सेकंड फ्लोर। सबसे लास्ट कमरा सावरकर जी का बताऊंगा। जो लोग पहले सावरकर जी का सेल जाना चाहते हैं जा सकते हो। वापस लौटने के टाइम सेंटर पार्ट से क्रॉस होंगे, यहाँ पे लिस्ट ऑफ फ्रीडम पड़ी है। सबसे ज्यादा लोग बंगाल के थे, उसके बाद पंजाब, महाराष्ट्र, आसाम इनका नाम मिलेगा। सेंटर पार्ट से आपको सीढ़ी मिलेगा ऊपर जाने के लिए। वॉच टावर टॉप में जा सकते हो, व्यू पॉइंट है फोटोग्राफी के लिए लोकेशन। जब आप लोग वॉच टावर जाएंगे तो आपको सेंटर पार्ट से वुडन स्टेप्स मिलेगा, लकड़ी का सीढ़ी। जो बुजुर्ग लोग है वो लोग ध्यान देंगे, कुछ सीढ़ी बड़ा है कुछ सीढ़ी छोटा है, और जिनके साथ छोटे बच्चे इनका भी हाथ पकड़ के रखने का ओपन टेरेस है। कोई बड़ा सा साइड में गार्डन है, जो कि गार्डन है छोटा सा, तो इनका थोड़ा ध्यान रखिए। तो मॉडल को लेके किसी को कोई डाउट कुछ पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। यहाँ से ऊपर चलेंगे सेकंड। सर जी जरा तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये लास्ट पॉइंट है। यहाँ से आप लोग पहला गार्ड सेल है जो बड़ा है। लास्ट कमरा सावरकर जी का सबसे आखिरी वाला कमरा। सभी सेल एक ही तरह सेम है। सावरकर जी का सेल में इसकी कॉरिडोर को अलग से ग्रिल डाल के बंद किया गया। वापस लौटेंगे तो सेंटर पार्ट आएंगे। यहाँ से अंदर जाएंगे तो लिस्ट ऑफ फ्रीडम पार्ट है। जैसा मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा लोग बंगाल के, उसके पंजाब, महाराष्ट्र, आसाम इनका नाम लिखा गया है। यहीं से सीढ़ी मिलेगा आपको ऊपर वॉच टावर जाने के। चढ़ने के टाइम थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और आर्किटेक्ट का नाम मैंने आपको बताया मैक्वेरियन। उसने कितना प्रॉपर प्लान तैयार किया। पूरा जेल आप देखेंगे ब्रिक से बनाया गया, बीच में जॉइंट लकड़ी। जब इतना बड़ा जेल वो ईंट से बना सकता था, इसको भी तो ज्वाइन कर सकता था, लेकिन नहीं किया गया। रीजन क्या बोलने से उस समय जो प्लांट इसके ऊपर रहता था, इसको एनी टाइम पे ये लोग रिमूव कर सकते थे, हटा सकते थे। इसलिए ऐसा बना कि इन सभी लोगों को देखने के लिए एक ही गार्ड खड़ा होता था। इनके सेल के अंदर लेके जाने के टाइम ये लोग भड़क जाए तो गार्ड जल्दी से आकर ये प्लान को हटा देते। अगर इसको हटा देते यहाँ के लोग बगल वाले विंग में नहीं जा सकते। टॉप में जाएंगे तो आपको सामने में एक छोटा सा आइलैंड दिखेगा जिसका नाम है रॉस आइलैंड। ब्रिटिश पीरियड में अंडमान का कैपिटल था। अभी आइलैंड का नाम को चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से रखा है। तो यहाँ से आप लोग अपने मर्जी के हिसाब से, जो लोग पहले जाना चाहते हो पहले जा सकते हो। पहले आप लोग सुनिए। लास्ट कमरा सावरकर सीढ़ी चढ़ने के टाइम ऊपर तक लास्ट बड़ा है। ছড়িয়ে দেবো জেলে চল তোকে ভরে দিয়ে আমরা চলে যাবো। ওই রকম টর্চার করবে, দেখবি তো কিরকম টর্চার করে। ও তো বুঝতে পারিনি কেমন টর্চার করে। তোকে বাংলায় বুঝিয়ে বলেছিলাম। ওকে তো বাংলাতে বুঝতে বাংলায় বুঝিয়ে ওকে বই করতো না, বুঝতে পারছিস? ও হিন্দি আছে তো সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ না, ও হিন্দি বুঝে বাংলা সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ বাংলা বাংলাটা শিখবে না, তাই আমি ওকে বাংলা করি। আর হিন্দি আমি তার কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু আমার এই দুটোকে ঠিক लॉलीपॉप खाबी ना ना लॉलीपॉप कुरकुरे
আমার লেজটা খাবে না। যাও ওইটা দেখে চলে এসো লাস্ট একটা। তাড়াতাড়ি চলো। Orang banyak sih, di sana kasih tahu banyak. Mali betul. Ini pun orang menarik sih. Orang lain orang dan orang. ये तो पहले से मुझे पहले चलो चलते हैं शाम तक मिलते हैं। पंखे में रह गया मार्केट